ઇરફાનભાઈ મુગલ, જેમણે આપણે અગાઉ પણ સાંભળેલા અને જેમણે આપણને સૂચન કર્યું હતું કે તમે લાઇબ્રેરી બનાવી નાખો, અને એ વખતે જુબેરભાઈએ આ વાત મન ઉપર લીધેલી કે અમે લાઇબ્રેરી બનાવીને તમને જાણ કરીશું. અને આજે એ અલગ અલગ રિલાયન્સ કંપની એવા સારા સારા માણસો, કોર્પોરેટ સેક્ટરવાળા માણસોને જે ટ્રેનિંગ આપતા હોય અને આપણા માટે કોઈ વ્યક્તિ આવ્યા હોય તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે એ વ્યક્તિ કેટલો અગત્યનો ટાઈમ ફાળવીને આપણી પાસે આવ્યા છીએ. તો હું વધારે સમય ન બગાડતા ઇરફાનભાઈને વિનંતી કરું કે આપણને પ્રસંગને અનુરૂપ મોટિવેટ કરે અને બાળકોને ઉત્સાહિત કરે. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुक्रिया आरिफ भाई कि आपने 2 शब्द नहीं कहा, 2 शब्द बड़े कम पड़ते हैं हम लोगों को। तो बहुत सारी डांट खा रहे हैं आप सुबह से। इमरान भाई ने डांटा, फिर समीर भाई ने, आरिफ भाई ने। थोड़ी प्यार की बातें करते हैं, डांट भी जरूरी है, साथ साथ में थोड़ा प्यार भी जरूरी है। बहुत ज़बरदस्त बातें हुई और उम्मीद करता हूं कि ये जितना भी यहाँ पे कहा गया उन सारी चीज़ों को आपने दिल में उतारा है और बड़े अच्छे से आप उसका अमल करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग हमारे सीनियर सिंधी साहब, जिनसे मैं खुद बहुत कुछ सीखता रहता हूँ, बहुत रेगुलर हमारी मीटिंग्स होती है। आरिफ भाई, अशरफ भाई, समीर भाई, मेरा छोटा भाई इमरान, तमाम लोग, जुबैर भाई, आरिफ और बाकी जितने भी लोग बैठे हैं। कुछ 20-25 मिनट आपके साथ बात करूंगा। थोड़ा माइक बंद हो गया? अच्छा ठीक है। हेलो, शुक्रिया। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में तो बड़ी अच्छी बातें हुई और जैसे मैंने कहा कि बहुत ही यूजफुल है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें उसमें से नहीं जानी और आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें जो है वो आपको अपने मुस्तकबिल के लिए काम आएगी। यहाँ पर आज का जो ये जो इवेंट है उसका एक रीज़न ये भी है कि हम आज से लाइब्रेरी को ओपन कर रहे हैं। तो थोड़ी किताबों की बातें करते हैं, थोड़ा बुक्स के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं, मैं देख रहा था कि जैसे जैसे डांट बढ़ रही थी इस साइड से चेयर थोड़ी थोड़ी खाली होने लगी थी, एक एक करके। जी, तो मैं बुक्स की बात कर रहा था। आप सबकी तरह, आपका तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं और आरिफ हम लोग साथ में कॉलेज में थे, दोनों 97 या 98 में शायद ग्रेजुएशन किया। बीएड कर लिया क्योंकि हर कोई टीचर बन रहा था, नौकरी नहीं मिली तो मुझे मजबूरन अहमदाबाद जाना पड़ा। और वहां पर लकीली बोलूंगा जो भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर का जॉब मिला और 5-1 साल के बाद मैं किसी ऐसी फील्ड में गया जहाँ पे मैं इंडिया का जो सबसे बड़ा चेन था बुक स्टोर का, उसका मैं नेशनल हेड था एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। 100 से ज्यादा स्टोर थे, वहां तक कभी कोई किताब नहीं पढ़ी थी, कभी देखी नहीं थी। पहली बार मौका मिला एक किताब पढ़ने का, मुझे किसी ने गिफ्ट किया था वो किताब, जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। अंग्रेजी में बुक है, गुजराती में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है। नेपोलियन हिल ने लिखी हुई ये बुक है। जब मैंने वो पूरी किताब खत्म की, करीबन 200-250 पेज की किताब थी, तो जिंदगी में पहली बार ये एहसास हुआ कि काश मैं 15 साल का था, 14 साल का था, तब से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया होता, ना कि 27-28 की उम्र में आके मैंने किया। आप लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बड़ी अच्छी बात हुई, और भी बात होगी, मैं थोड़ी बुक्स के हवाले से आपसे बात करूंगा, इतना इंपॉर्टेंट से क्या है। थिंक एंड ग्रो रिच से शुरुआत करता हूं। आज से करीबन 110 साल पहले अमेरिका में एक बिजनेसमैन हुआ करता था जिसका नाम था एंड्रू कार्नेगी। अगर आसान जबान में कहूं तो उस दौर का वो बिल गेट्स था, या उस दौर का वो अजीम प्रेमजी था। अजीम प्रेमजी का नाम लिया, और अगर आप लोग आईटी में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको बता दूं, मैं बीच बीच में थोड़ा इंफॉर्मेशन भी शेयर करता रहूंगा आपको। हिंदुस्तान की 3 सबसे बड़ी जो आईटी कंपनीज है, टीसीएस है, इन्फोसिस है और विप्रो है। अजीम प्रेमजी साहब जो है वो विप्रो के चेयरमैन है। और टीसीएस के हवाले से बता दूं कि टाटा ग्रुप की टोटल जितनी भी कंपनीज है, उन सारी कंपनी का जो टोटल वैल्यूएशन है उससे 2 गुना से ज्यादा अकेले टीसीएस का वैल्यूएशन है। मैं ये इंफॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आईटी इंडस्ट्री क्या है ये आप लोगों को जानना बड़ा जरूरी है। तो उस जमाने में एक बंदा था एंड्रू कार्नेगी। उसको एक बार उसने डिसाइड किया कि मुझे जो है वो अपनी पूरी जिंदगी भर का जो मैंने सीखा है वो मुझे इंटरव्यू देना है। अब इंटरव्यू देने की जब बात हुई तो मान लीजिए आज अगर मुकेश अंबानी अनाउंसमेंट करेंगे कि मुझे इंटरव्यू देना है, तो दुनिया के टॉप से टॉप जो जर्नलिस्ट है वो दौड़ के जाएंगे। उस वक्त जितने भी टॉप जर्नलिस्ट थे सारे गए, उनको मिले
और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं किसी भी एक्सपीरियंस वाले बंदे को नहीं दूंगा, लेकिन एक 21 साल का लड़का था जिसका नाम था नेपोलियन हिल, मैं उसको अपना इंटरव्यू दूंगा। वो अपना इंटरव्यूज देते हैं, देने के बाद उनको इतना अच्छा लगता है कि वो नेपोलियन हिल को बोलते हैं कि पूरी दुनिया में कामयाब लोग जो हैं, टॉप 700 कामयाब लोग हैं, वो सारे मेरे दोस्त हैं, और मैं आपको उन सब के लिए अपने लेटर हेड पे लिख के दूंगा कि आप उनका इंटरव्यू लीजिए। बच्चे के लिए बड़ी बात थी, 21 साल का बच्चा है, दुनिया के टॉप लोगों का इंटरव्यू लेने का मौका मिल गया। 1910 में यह प्रोसेस शुरू हुआ, 17 साल लगे 700 लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए, यानी कि 1927, और उसके बाद और 10 साल लगे उन 700 लोगों ने जो बातें कही थी उसको कंपाइल करके एक किताब की शक्ल देने में। और इसके बाद जो है सन 36 या 37 में, 1937 में ये बुक रिलीज होती है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में दुनिया के 700 कामयाब लोगों की कॉमन आदतों को लेकर कुछ बातें कही गई है। उनमें से 3 ऐसी आदत थी जो 700 के 700 लोगों में थी। 3 कॉमन आदतें थी, बाकी आदतें ऐसी थी जो 700 में से 650 में थी, किसी में 100 में थी। 3 700 के 700 लोगों में थी। सबसे पहली आदत क्या थी? दे ऑल वर अर्ली राइजर्स। वो सूरज को जगाने वाले लोग थे, सूरज उनको नहीं जगाता था। आप जब सुबह जल्दी उठते हैं, मुझे किसी सेशन में पूछा गया, शायद AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार मुझे पूछा गया, आपकी उम्र का एक बच्चा था, मैं स्टूडेंट के हवाले से बात कर रहा हूं, कि सर हमारी 22-23 साल की उम्र में आज तक हमने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा लॉस क्या किया है? तो मैंने कहा बेटा, आपने अपनी जिंदगी में जितने दिन सुबह 5 से 7 का टाइम नहीं देखा, यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस है। तो थिंक एंड ग्रो रिच के हवाले से सबसे पहले कामयाबी का जो मंत्र है वो है कि आपको सूरज के पहले उठना है। एक और ब्रायन ट्रेसी की किताब है ईट दैट फ्रॉग, पढ़िएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, और सुबह के 2 घंटे या 3 घंटे जो है उसका कमाल क्या है ये आपको समझ में आएगा। हेल अलरॉट की एक तीसरी बुक है जिसका रिव्यू मैंने लास्ट महीने गुजरात टुडे में लिखा था, द मिरेकल मॉर्निंग। मैं आपको ये सारी चीजें शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि मुझे 20-25 मिनट का टाइम दिया गया है, जो मुझे बहुत सारे टॉपिक खत्म करने हैं। तो ये कुछ किताबें मैंने आपको बताई, आप पढ़िएगा, आपको ऑर्गेनाइज लाइफ क्या है, डिसिप्लिन लाइफ क्या है, इसके बारे में आपको बड़े अच्छे से आपको इसको समझ में आएगा। दूसरी चीज जो थिंक एंड ग्रो रिच में 700 लोगों में कॉमन आदत थी, वो थी दे ऑल वर बुक रीडर्स। तमाम के तमाम लोग जो थे ना, वो किताबें बहुत सारी पढ़ते थे। किताबों के हवाले से जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मैनेजमेंट की किताब पढ़ो, आप फिक्शन पढ़िए, आप नॉन फिक्शन पढ़िए, आप स्टोरी बुक है, फैंटेसी है, आप लाइफ मैनेजमेंट है, आप बिजनेस मैनेजमेंट है, किसी भी तरह की आपके सिलेबस की किताब है। किताब पढ़ने वाला मुझे एक बंदा बता दीजिए जो लाइफ में दुखी है, कमर्शियल हवाले से या जिंदगी को सोशल तरीके से जीने के हवाले से, आपको कोई एक बंदा नहीं मिलेगा। तो जल्दी उठना, ये उस किताब का मैसेज है। दूसरा मैसेज क्या है? आपको बुक रीडर बनना है। और तीसरा जो उस किताब में बताया गया दुनिया के 700 लोगों की कॉमन आदत थी, वो ये थी कि दे ऑल वर गिवर्स। वो सारे लोग बांटना जानते थे। मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, मैं करीबन अपने हर फंक्शन में इस बात को दोहराता हूं कि इस्लाम में हम ज़कात निकालते हैं पैसों की, गोल्ड की या हमारी प्रॉपर्टी की। इसी तरह से हम सबको अपने इल्म की भी ज़कात निकालनी चाहिए। आपके पास जो इल्म है उसको आप जितना ज्यादा बांटते हो उतना ज्यादा अल्लाह आपको जरिए पैदा करता है, आप उससे अनेक गुना आपके पास वो इल्म हासिल हो जाता है। बांटने के हवाले से जरूरी नहीं है कि जब हम बांटने की बात करें तो सिर्फ पैसा हो। आप किसी को एक अच्छी सी मुस्कुराहट दो और वो बंदा खुश हो जाए, ये भी बांटना बोलते हैं। एक बड़ी अच्छी, मैं आपको अरबस्तान की कहानी याद आ रही है कि कई बार आप अपने पास से कुछ गंवाए बगैर किस तरह दूसरों की मदद कर सकते हैं। ये कहानी ऐसी है कि अरबस्तान में एक बंदा है, अरब है, जिसके 3 बेटे हैं और वो बीमार है और उसको लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन जीऊंगा नहीं, तो वो अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत करता है। वो कहता है कि बेटा, मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को मिलना चाहिए, उसका तीसरा हिस्सा जो है वो मेरे मझले बेटे को मिलना चाहिए, और उसका 9वां हिस्सा जो है वो मेरे सबसे छोटे बेटे को मिलेगा। आधा, तीसरा और 9वां। इंतकाल हो जाता है उनकी प्रॉपर्टी में उनके पास 17 ऊंट होते हैं, 17 कैमल। इस कहानी का नाम ही है द स्टोरी ऑफ 17 कैमल। 17 ऊंट होते हैं।
अब आप सोचिए 17 ऊंट का आधा कैसे होगा? नहीं होगा। 17 ऊंट का थर्ड भी नहीं होगा, 9th पार्ट भी नहीं होगा। ये तीनों को समझ में नहीं आता, हम क्या करें? वो वहां के जो गांव के सरपंच होते हैं, जो अमीर होते हैं, उनके पास जाते हैं, सर हमारा प्रॉब्लम ये है। वो कहते हैं आप एक काम करो, आप सारे ऊंट मेरे घर लेके आ जाओ, आप तीनों भाई आ जाओ, मैं सॉल्यूशन दे देता हूं। सारे भाइयों को बुलाया जाता है, 17 ऊंट को बुलाया जाता है। वो जो अमीर होते हैं वो अपने घर में से एक ऊंट निकाल के उन 17 ऊंट में मिला देते हैं। अभी कितना हो गया? 18 ऊंट हो गया। अब बड़ा बेटा जो है उसको आधा बोला होता है, उसको 9 ऊंट दिया जाता है। 18 का आधा 9 होता है। जो बीच वाला बेटा होता है उसको बोला होता है कि थर्ड पार्ट, यानी 18 का थर्ड पार्ट हो गया 6 उसको दिया जाता है। और जो लास्ट वाला होता है उसको 9th पार्ट बोला होता है, यानी अगर 18 का 9वां हिस्सा करोगे तो 2 आएगा। अब आप गिनिए कि टोटल कितना हुआ। 9 + 6 + 2 = 17, 17 हो गया। वो अमीर अपना ऊंट वापिस घर में ले लेते हैं। उन्होंने अपने पल्ले से कुछ नहीं दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी जो मुश्किलात थी, जो भाइयों में तकलीफ होने वाली बात थी, उसको उन्होंने सॉल्व करके रख दिया। तो कई बार ऐसे हालात होते हैं जहां पे हम अपने पल्ले से कुछ ना देकर भी बड़े से बड़ा जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो तो, जिस तरह से हिंदुस्तान में मदर टेरेसा वगैरह का नाम है, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में उनका ऐसा नाम है। बांटने के लिए, सर्विस के लिए, खिदमत के लिए नंबर 1 नाम है, मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट में। ईदी साहब का मैं एक बार इंटरव्यू देख रहा था टीवी पे, उनको पूछा गया कि आपको ये खिदमत का जज्बा कहां से आया, लोगों में बांटने का जज्बा कहां से आया? उन्होंने कहा कि जब मैं बच्चा था, मेरी उम्र जब 10 साल के आसपास थी, मैं एक बार घर पे खाना खाने बैठा था और मेरी माँ ने मुझे 2 रोटी खाने को दिया। मैंने दोनों रोटी खाई, हवा में हाथ उठाए और अल्लाह का शुक्र किया। बोलता मेरी माँ ने पूछा कि बेटा आपने क्या किया? मैंने कहा कि मैंने ये जो मुझे खाना मिला इसके लिए अल्लाह का शुक्र किया। वो कहते हैं कि मेरी माँ ने कहा कि ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की, लेकिन अल्लाह का शुक्र का डिग्री और बढ़ जाता अगर तुमने दोनों रोटी खाने की जगह एक खुद खाई होती और एक दूसरों में बांटी होती। तो ये जो अल्लाह का शुक्र करने का जरिया है वो और ज्यादा बढ़ जाता। तो ये एक वाक्या था जहां से मुझे बांटने के लिए इंस्पिरेशन मिली। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की काफी बातें की और आप अभी सुनेंगे, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं थोड़ा आपको बुक्स की तरफ या थोड़ा जिसको बोलते हैं मोरालिटी की तरफ हम थोड़ी डिस्कस करें। तो ये मैं आपको बात कर रहा था थिंक एंड ग्रो रिच बुक के हवाले से। अभी एक दूसरी बुक है, अगर आप किताबें पढ़ने में इंटरेस्टेड है या नहीं है तो भी मैं रिकमेंड करूंगा, गुजराती हिंदी में भी अवेलेबल है, जरूर पढ़िएगा। उस किताब का नाम है द अल्केमिस्ट। पाउलो कोलो करके ब्राजीलियन राइटर है, उन्होंने ये किताब लिखी है। स्पेन का जो मुस्लिम साम्राज्य था उस वक्त की ये कहानी है और दुनिया के टॉप से टॉप लोग बोल रहे हैं कि इस किताब पढ़ने के बाद हमारी जिंदगी जीने का तरीका बदल गया। मैं आपको उसी बुक का फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। उसमें एक मुस्लिम लड़का है 18-19 साल का, जिसका नाम है सैंटियागो। और सैंटियागो जब एक बार सफर पे निकलता है तो पास में एक स्टेट है जिसका नाम है सालेम। उसको सालेम का राजा मिलता है और उससे खातिरदारी होती है और फिर वो पूछता है कि सर मैं जाने के पहले आपको एक सवाल करना चाहता हूं। बच्चा जो है वो राजा को बोलता है, राजा बोलता है पूछो। वो बच्चा बोलता है मुझे बताइए कि व्हाट इज लाइफ, ये जिंदगी है क्या? मैं अब तक समझ नहीं पाया कि लाइफ क्या है। तो वो राजा बड़े अच्छे से उसके हाथ में एक तेल का कटोरा देते हैं, बोले तेल का भरा हुआ कटोरा है, ये लो, बाहर घूम के आओ, मेरा पूरा शहर जब घूम के आओ, एक भी ड्रॉप नहीं गिरना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा कि ये लाइफ क्या है। वो बंदा जाता है, बड़ा कंसंट्रेशन, तेल गिरना नहीं चाहिए, वापिस आ जाता है, आप मेरा जवाब दो। राजा बोलता है जवाब तो दूंगा, पहले बताओ कि तुमने इस दुनिया में देखा क्या, मेरे शहर में क्या क्या देखा। बोलता है वो मैं कैसे देखूंगा, मेरा तो पूरा ध्यान ऑयल के कटोरे पे था कि गिर ना जाए, मैं आपका शहर कैसे देखूंगा। राजा बोलता फिर से एक बार जाओ और इस बार शहर देख के आओ। वो फिर जाता है, वो नजरें उठाता है, क्या देखता है? खूबसूरत नदियां हैं, झरने हैं, अच्छे पेड़ हैं, लोग हैं, जबरदस्त सिटी है, एकदम डेवलप सिटी है। वो खुश होता होता आता है, पूछता है कि अब आप पूछो, मैं सारे जवाब दे दूंगा। राजा बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन ऑयल किधर है? तो देखते हैं तो ऑयल गिर गया होता है छलक के। राजा उसको बोलता है अब मैं तेरे को बताता हूं कि व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है। ये जो ऑयल का कटोरा है ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, ये तुम्हारी फैमिली के लिए जिम्मेदारी, तुम्हारी कौम के लिए जिम्मेदारी, तुम्हारा पैसा कमाने वाली जिम्मेदारी, तमाम लोगों को रिस्पेक्ट करने वाली जिम्मेदारी। लेकिन जो तुमने शहर देखा ना, वो ये दुनिया जो है ना, वो इंसान के लिए अल्लाह ने बनाई है। ये तमाम खूबसूरती जितनी भी है ना, ये पहाड़, ये वादियां, ये नदियां, ये झील, ये सारी चीजें जो है ना, वो अल्लाह ने इंसान को एंजॉय करने के लिए बनाई है। तो एक मुकम्मल जिंदगी वो है
जिसमें बंदा अपनी जिम्मेदारियों से एक बूंद ना भटके, लेकिन साथ साथ में अल्लाह ने बनाई इस तमाम दुनिया का पूरा मजा ले। दिस इज कॉल्ड लाइफ। ये अल्केमिस्ट का मैसेज है। ये मैंने आपको दूसरी किताब जो है उसके हवाले से बताया, और 2-3 किताबों के बारे में बताने वाला था, लेकिन थोड़ा टाइम कम है तो मैं और नेक्स्ट स्टेप पे आऊंगा। बड़ी अच्छी बातें यहाँ पर हुई, उस बात में से कहानी के साथ मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इजी से समझ सको। फिर से एक कहानी कुछ ऐसी है ना कि किसी जगह पे एक राजा होता है, और उस शहर का नियम ये होता है कि जो भी नया राजा है ना वो 5 साल तक राज करेगा, लेकिन जब 5 साल खत्म हो जाएंगे तो उसको एक खतरनाक भयानक जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उसको उस जंगल में जानवर भी है, अंधेरा है, बिच्छू है, सांप है, बारिश है, उसको वहां पे छोड़ देते हैं। इसके पहले कई राजा आए होते हैं, वहां पे जाते हैं, वहां पे खत्म हो जाते हैं, लाइफ खत्म हो जाती है। अब एक टाइम ऐसा कि कोई राजा बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि 5 साल बाद हमारी ये हालत होने वाली है। एक जवान बच्चा आता है, वो तैयार हो जाता है, नहीं मैं राजा बनूंगा। अच्छा तेरे को पता है क्या अंजाम? हाँ मेरे को सारा पता है अंजाम, मैं राजा बन जाऊंगा। ठीक है। बाकी के राजा जब जाते होते हैं तो रो के जाते होते हैं, हंस के आते हैं, रो के जाते हैं। ये बंदा क्या करता है कि अपने 5 साल के वक्त में वो उस जंगल के अंदर काम करवाना शुरू कर देता है। अपने सैनिकों को, अपने रिसोर्स को बेचकर वहां पे खूबसूरत महल बनाता है, सारी लाइट्स वगैरह डाल देता है, सफाई हो जाती है, जबरदस्त एक रहने लायक एक फार्म हाउस जैसा हो जाता है। और अब जब इसके 5 साल पूरे होते हैं, बाकी लोग रो के जा रहे हैं, ये बंदा बड़ा हंसता हुआ जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ के से बेटर महल मैंने वहां पे बना के रखा है, अब मुझे कुछ नहीं होने वाला। तमाम स्टूडेंट को भी ये बोल रहा हूं कि आपका अभी पढ़ाई का टाइम है। 5 साल के बाद आप इस कॉम्पिटिटिव दुनिया जो है ना, उस जंगल की तरह है, उसमें आपको जाने का है। अब आपको डिसाइड करना है कि ये 5 साल में आप आने वाले टाइम के लिए आज से बेहतर जिंदगी बनाना चाहते हो, या बाकी के राजाओं की तरह वहां पे खत्म हो जाना चाहते हो। वो एक 2 लाइन की बड़ी अच्छी कहानी है कि एक पेड़ के ऊपर ना एक कौवा बैठा होता है, गाने वाने गा रहा है, मजे कर रहा है। नीचे से खरगोश निकलता है, पूछता है भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, देख मजे कर रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, दुनिया को एंजॉय कर रहा हूँ। खरगोश बोलता है मैं भी मजे कर लूं? अरे कर लेना भाई, मैं कौन होता हूँ तेरे को मना करने वाला। वो पेड़ के नीचे खरगोश सो जाता है, थोड़ी देर में भेड़िया आता है, खरगोश को मार देता है, कहानी खत्म। सिंपल मॉरल है, अगर मजे करने हैं, एंजॉय करना है ना, तो आपको ऊपर होना जरूरी है, आपको ऊपर पहुंचना जरूरी है। और ये जो वक्त है ना, ये आपका पेड़ पे चढ़ने वाला वक्त है। आपके पांव भी छिलेंगे, हाथ में भी लगेगा, चींटियां भी काटेगी आपको, लेकिन एक बार अगर आप ऊपर पहुंच गए ना तो फिर मजे ही मजे है। उसके बाद जो है आप दुनिया का हर लुत्फ ले सकते हो, हर तरीके की चीजें जो है वो आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो कोशिश कीजिए कि इस वक्त को अच्छे से अच्छा इस्तेमाल किया जाए। अभी कल या परसों पालनपुर में इसी तरह का एक प्रोग्राम था, वहां पे कुछ बात हो रही थी, तो उसी के हवाले से मुझे कुछ याद आया कि एक बार हुआ ये ना कि जैसे भाई ने बोला मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता हूं, जो कंपनीज होती है बड़ी, उसके एम्प्लॉइज को, यूट्यूब गूगल वगैरह उसके एम्प्लॉइज को मैं ट्रेनिंग देता हूं। तो एक बार एक एम्प्लॉय मेरे पास आया और मुझे बोला सर मैं कंपनी इज नॉट अ गुड पे मास्टर, मेरा जो कंपनी है ना वो सैलरी अच्छा देता नहीं है। मैं पूछा बेटा कितना सैलरी है तेरा? वो बोल रहा है 20-25 हजार सैलरी है मेरा। अच्छा तो एक बात बता, तू रिपोर्ट किसको करता है? मेरे मैनेजर को रिपोर्ट करता हूँ। उसका सैलरी कितना है? उसका सब होगा 50,000 रुपया। अच्छा उसका जो साहब है उसका? अरे उसका तो 1 लाख से ज्यादा होगा। तो मैंने बोला बेटा तू जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी तुझे 25 दे रही है, तेरे मैनेजर को 50 और उसके ऊपर वाले को 1 लाख देती है, मतलब कंपनी जो है वो बुरी पे मास्टर नहीं है, तेरी औकात 25,000 की है, तेरा लेवल जो है ना वो 25,000 का है। जब तक तुम अपना लेवल नहीं बढ़ाओगे, तेरी कंपनी में कोई तेरे से डबल ट्रिपल 4 टाइम पैसा ले रहा है। तो जब तक खुद का लेवल नहीं बढ़ाते ना, हम अच्छे वैल्यू का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। मैं वही कल बता रहा था ना कि वो मार्केट में अपने जाते हैं तो एप्पल होता है, सफरजन, एक होता है 60 रुपया किलो, एक होता है 200 रुपया किलो। वो 60 रुपए किलो के ऊपर दाग होते हैं, दिखने में बड़ा वो होता है, कच्चा टाइप होता है, उसको डंप करके एक तरफ ऐसे फेंका गया होता है। और दूसरा जो 200 रुपए वाला किलो है ना, वो बड़ा चमकीला, मीठा, स्टिकर लगाया हुआ, अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ होता है। तो अगर हमको अपनी वैल्यू बढ़ाना है ना, तो वो क्वालिटी तो डालनी पड़ेगी। हम 60 रुपए वाली क्वालिटी लेके अगर 200 रुपए की नौकरी या बिजनेस ढूंढेंगे तो बड़ा मुश्किल है, मिल नहीं सकता। आपके पास, आप लोग तो मोबाइल में बड़े अपडेट रहते हो, आपको शायद पता होगा कि आईफोन का कौन सा नया वर्जन आया, शायद 13 आया, अभी 13, 1.5 लाख का फोन है, 1.5-2 लाख का फोन है वो। और एक दूसरा नोकिया का फोन आता है जो 1100 रुपए का आता है, 1100, 1000 का 1100 का आता है। दोनों में क्या होता है, फोन कर सकते हो, फोन रिसीव होता है, ये उसका बेसिक फंक्शन है।
नोकिया का में भी आप फोन कर सकते हो और फोन आएगा भी सही, एप्पल में भी वही होगा, लेकिन एक 1,000 का है, एक 1.5 लाख का है। दो मैसेज इसमें से समझिए। पहली चीज, 1.5 लाख वाला फोन है ना, उसमें भी अगर फोन नहीं आएगा, फोन कर नहीं पाओगे ना, तो आप उसको कभी नहीं खरीदोगे। तो आपकी जो डिग्री है ना, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आपकी जो डिग्री है, वो आपकी डिग्री जो है वो ये बेसिक फंक्शन है, फोन करना, फोन रिसीव करना। लेकिन अगर सिर्फ डिग्री आपके पास है तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे जो नोकिया के फोन को मिलते हैं। लेकिन डिग्री के साथ में अगर आपने इतना मेगापिक्सल कैमरा, इतना रैम साइज, इतना स्टोरेज साइज, ये रिजल्ट, ये म्यूजिक, वो म्यूजिक, ये क्वालिटी, लुक अच्छा, ये सारी चीजें कर दी और ब्रांड बना दिया, तो फिर आप 1.5 लाख में बिकोगे। वही फोन है जो आईफोन है, आप 1.5 लाख में बिकोगे। तो ये सारी चीजें, जो सारे फंक्शन है ना, ये फंक्शन क्या है बेसिकली, वो समझना जरूरी है। सर टाइम जरा बता देना थोड़ा, अगर होता है तो मुझे थोड़ा ये बता देना। तो ये पूरे जो फंक्शन है वो आप अपनी खुद की जो वैल्यू है, उस वैल्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ये समझना बड़ा जरूरी है। आप में से कंप्यूटर स्किल को अगर मैं कहूं, मैं आपको स्टूडेंट को किसी को पूछता हूं कि मुझे बताइए कि आपके पास कंप्यूटर स्किल क्या है, कोई कहेगा सर मैंने बीसीए किया हुआ है, मुझे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आता है। मैं आपको बोलता हूं मेरे साथ आप आइए, मैं आपको चौथी के और तीसरी के बच्चे दिखाता हूं जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जानते हैं, जिन्होंने बीसीए किया है। मैं अभी स्किल की बात करने वाला हूं। अगर अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है, अपने आप को 1.5 लाख वाला बनाना है, 1000 वाला नहीं बनाना, तो आपको अपने अंदर क्या क्या चीजें जो है वो डालना जरूरी है। अगर कंप्यूटर के हवाले से बात करूं ना, वो बोलते हैं ना कि मान लीजिए आप दुनिया के कितने भी पावरफुल तलवार चलाने वाले हो, लेकिन आप 500 साल पहले उस दौर में होते ना, तो आप नंबर 1 योद्धा होते। लेकिन आज दुनिया का सबसे पावरफुल तलवार चलाने वाला बंदा एक छोटे से देसी कट्टे से मर जाएगा, उसको एक छोटी गोली लगेगी, क्योंकि वो अपने स्किल को उसने अपग्रेड नहीं किया, वो पुरानी स्किल लेके चल रहा है, खुद की स्किल को अपग्रेड नहीं किया। मैं कंप्यूटर का आपको एग्जांपल दे रहा था। आपको कंप्यूटर कब आता है आज के दौर में? अगर आप किसी को बोलोगे सर मुझे कंप्यूटर में मैं एक्सपर्ट हूं, सबसे पहले आपको पाइथन लैंग्वेज की कितनी समझ है? जावा को छोड़ दीजिए, ट्रिपल सी को छोड़ दीजिए, पाइथन की कितनी समझ है आपको? नंबर 2, आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में क्या जानते हैं? नंबर 3, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना नॉलेज है? नंबर 4, आप डेटा मैनेजमेंट को कितना समझ पा रहे हैं? नंबर 4, वेब डेवलपमेंट का कौन सा वर्जन आपने सीखा है? नंबर 6 अगर बोलूं तो आप कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल कंटेंट सेलिंग जो है उसको आप कितना जानते हैं? जितने भी लड़के, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप जानते होंगे अभी जो टॉप 5 प्रोफेशनल है उसमें नंबर 1 प्रोफेशन जो है वो है डिजिटल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें से पैसा कमाना। हिंदुस्तान में 28 प्लेटफॉर्म है जिसमें 40% इनकम अकेला यूट्यूब देता है और 60% में बाकी 27 प्लेटफॉर्म देते हैं। लेकिन आपने वो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन को कितना क्रिएट किया, किस तरह से बेचा, मार्केटिंग किस तरह से किया, हैशटैग किस तरह से लगाया, बूस्टिंग किस तरह से किया, अगर आपको ये पता है ना तो आपको हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। घर में बैठ के लैपटॉप लेके 3 घंटे में आप 1 लाख रुपया हर महीना कमा सकते हो। तो ये है कंप्यूटर लिटरेसी। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आना वो तीसरी चौथी के बच्चे को आ जाता है। 10 साल पहले कंप्यूटर लिटरेसी इसी को बोलते थे कि बीसीए किया है। मैं आपको बीकॉम के हवाले से बोलूं, मान लीजिए अगर आप में से कोई कॉमर्स ग्रेजुएट है, आपने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, गोल्ड मेडलिस्ट, आप बोलोगे मेरे पास गोल्ड मेडल है, मैं कहूंगा तेरे को जीएसटी कितना समझ में आया वो बता। आज के दौर में जिसने जीएसटी समझ लिया ना, वो घर बैठ के 3 दिन के अंदर 10-20 हजार रुपए कमा रहे, 2-3 दिन से ऑडिट करके। अगर आपने बीकॉम किया है, आपके पास स्किल होना चाहिए, आपको जीएसटी पता है, आपको डायरेक्ट टैक्स पता है, आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, आपको टैली का लेटेस्ट प्राइम वर्जन पता होना चाहिए, आपको क्विक बुक पता होना चाहिए, तब जाके मैं कहूंगा कि अभी आप कॉमर्स में एक्सपर्ट हो और आप मेरे से 40,000 पगार मांगो, मैं 2 दिन में आपको जॉब दिलवाता हूं। तो ये है स्किल। अगर खुद को वैल्यूएबल बनाना है, खुद को एप्पल के लेवल का अगर आपको पहुंचाना है, तो आपको आज के दौर की जो है ना वो स्किल सीखनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट खुद को वैल्यूएबल बनाने का, पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 जो है ना वो ये है कि आप जो भी काम करो ना उस पे एक ही जगह पे फोकस होना चाहिए जब तक कि आप उसको अचीव नहीं कर लेते। मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में आपको एग्जांपल देता हूं। आपने वो बिलोड़ी कांच देखा होगा ना, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको बोलते हैं, गुजराती में बिलोड़ी कांच कहते हैं। एक न्यूज़पेपर के ऊपर आप सूरज के सामने उसको एक ही जगह पे रखोगे ना, तब जाके वो पेपर में आग लगेगी। अगर आपने उसको ऐसे ऐसे किया ना, कांच को हिलाया, कोई पेपर में आग नहीं लगेगी। या उससे बेटर एग्जांपल दे दूं ना, तो मान लीजिए आपको एक कुल्हाड़ी दिया, तेज कुल्हाड़ी, आपको बोला जंगल में जाओ पेड़ काट के लाओ। आपने हर पेड़ पे एक एक झटका मारा, एक भी पेड़ नहीं गिरेगा,
लेकिन एक ही पेड़ पे 25 झटके मारो, वो झक मार के वो पेड़ गिर जाएगा। इसको बोलते हैं एक ही जगह पे कंसंट्रेशन रखना, है ना। मैं बिटकॉइन से भी कमा लूं, मैं थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग कर लूं, मैं शेयर मार्केट में भी डाल दूं, गांव में एक दुकान है वहां पे भी कर लूं, इधर होटल में भाग डाल दूं, कुछ नहीं होगा, इधर उधर भटक जाओगे। एक ही जगह पे कंसंट्रेशन, वो एक प्रोफेशन है ना, अपने बोलते हैं स्क्रैप का बिजनेस। आजकल नवाब मलिक ट्विटर में बड़े इसमें है, वो स्क्रैप का बिजनेस करते हैं, यानी गुजराती में बोलूं ना, भंगार वालों जने आपने कहिए, भंगार नो धंधो। आप देखना कोई भी स्क्रैप का बिजनेसमैन होगा ना, आप दुखी नहीं देखोगे। हो सकता है उसको कंप्यूटर नहीं आता, उसको एंड्रॉइड चलाना नहीं आता, उसको लिखना भी शायद नहीं आता, लेकिन वो अपने धंधे का पक्का खिलाड़ी है। उसको पता है लोहा का भाव कब गिरा है, कब उठा है, एल्यूमिनियम कब चलेगा, वो अपने धंधे का पक्का खिलाड़ी। एक ही काम करो लेकिन टिका के करो, फोकस उसके ऊपर रखो। एक गांव में डॉक्टर होता है ना, वो 25 रुपया 50 रुपया 100 रुपया फीस लेता है। आप बोलोगे बुखार आई है, ये ले पैरासिटामोल, आप बोलोगे सर दर्द है, ठीक है ये ले स्टॉपेज, हाथ में लग गया चल बैंडेड बांध देता। वो हर इलाज करता है, वो थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानता है, लेकिन कितना फी है, 100 रुपया 50 रुपया। एक अहमदाबाद में डॉक्टर है, वो सिर्फ हार्ट स्पेशलिस्ट है या कैंसर स्पेशलिस्ट है। आप बोलोगे मेरे हाथ में लग गया, बोले मेरा काम नहीं है, अगर हार्ट का इश्यू है तो ही मेरे पास आ। कितनी फीस है, 4000 रुपया फीस है। जो थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानता है उसकी 100 रुपया फी है, जो एक ही चीज टिका के जानता है उसकी 4000 रुपया फीस है। तो जो काम करो, अगर खुद का वैल्यू बनाना चाहते हो तो उस काम में एक्सेलेंट, जिसको बोलते हैं ना बहुत हाई लेवल का एक्सेलेंट, वो आप हासिल करो, आपकी कीमतें जो है ना वो बढ़ जाएगी। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक्य है कि जो दोस्त आपके ना दीन में फायदा पहुंचाए ना दुनिया में फायदा पहुंचाए, वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। अपनी कंपनी को चेक करो, अपने आसपास के लोगों को चेक करो। अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है और 4 लड़के डॉक्टर का कोर्स कर रहे हैं, उनके साथ आप बैठोगे ना तो पूरा दिन सिलेबस की बात होगी, पूरा दिन बात होगी कि भाई अटारवास्टिन मेडिसिन किस में काम आती है, पूरे दिन बात होगी कि राबिप्राजोल लेविसल्फ्राइड क्या काम आता है, एम्बिसनेसल क्या चीज है, हर चीज में मेटफॉर्मिन क्या है, हर चीज में यही बातें होगी। वहां पे कोई ये नहीं पूछेगा कि पबजी में तारा कितना पॉइंट था कि ये गेम में कितना हुआ, कोई आपको पूछेगा नहीं। अपनी कंपनी वो रखो ना जो आपके लक्ष्य को आपके गोल के साथ में कनेक्ट करती हो। जैसे मैं हर बार ना अपने स्पीच में मैं रूमी साहब को याद करता हूँ। मौलाना रूम की एक कहानी है, उसके बाद मैं अपनी स्पीच खत्म करूंगा। मौलाना रूम की एक बहुत खूबसूरत कहानी है। रूमी साहब लिखते हैं कि एक बार किसी जंगल में एक शेरनी थी ना, वो चल के जा रही थी और उसके पीछे उसके 4-5 छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे। उसमें से एक बच्चा पीछे रह गया, शेरनी बाकी बच्चों को लेकर आगे निकल गई, एक बच्चा पीछे रह गया। वहां पे एक बुढ़िया रहती है जंगल में, जिसका काम है भेड़ चराना, गेटाओं ने चराओ काम। उसकी नजर पड़ती है कि एक बच्चा पीछे रह गया है, अगर मैं इसको नहीं लूंगी तो कोई भेड़िए खा जाएंगे, छोटा बच्चा है, वो अपने पास रख लेती है। अब एक शेरनी का बच्चा जो है ना वो भेड़ों के बीच में बड़ा होता है, शेरनी का बच्चा जो है ना वो भेड़ों के बीच में बड़ा होता है। सोचिए जब ये बड़ा हो जाता है तो बायोलॉजिकल ग्रोथ के हिसाब से दिखने में बड़ा बब्बर शेर बन जाता है, लेकिन वो बड़ा हुआ है भेड़ों के बीच में। एक बार एक ओरिजिनल शेर शिकार पे निकलता है, वो देखता है कि बहुत सारे भेड़ खड़े हैं, बीच में एक शेरनी का बच्चा खड़ा है, तो वो उनके पीछे भागता है। भेड़ जो है अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन वो जो शेर है जो उनके बीच में बड़ा हुआ है वो भी भाग रहा है। अब पीछे वाला शेर कंफ्यूज है कि भाई मुझे देख के गेटा तो दौड़े छे, खबर पड़े छे, पर सी केम मने जो इन्हें दौड़े छे, ये शेर क्यों भाग रहा है। वो बाकी को छोड़कर उस शेर को पकड़ता है, पूछता है भाई तू क्यों भाग रहा है। बोला मैं नहीं भागूंगा, आप मेरा शिकार कर लोगे। अरे मैं क्यों शिकार करूंगा, तू शेर मैं शेर, मैं क्यों शिकार करूंगा। नहीं मैं शेर नहीं हूं, मैं तो भेड़ हूं। नहीं भाई तू शेर है, तेरे हाथ देख पंजे देख। नहीं नहीं मैं भेड़ हूं। अच्छा बता तुझे क्यों लग रहा है कि तू भेड़ है। तो वो फिर अपनी बात समझाता है कि देखिए मैं सुबह 10-11 बजे उठता हूं, चाय पीता हूं, अपने मोबाइल के मैसेज व्हाट्सएप चेक करता हूं, 1:30 बजे 2 बजे मैं दोपहर का खाना खाता हूं, 50 रुपए का पेट्रोल वहां से पैसा लेके बाहर घूमने चला जाता हूं, यहाँ कहीं निशा हाईवे पे इधर उधर बैठता हूँ, गप्पे मारता हूँ, शाम को रात को 11-12 बजे घर आता हूँ, 1 बजे फिर खाना खाता हूँ और फिर सुबह 11 बजे उठता हूँ। मेरी लाइफ में मतलब कोई इंटरेस्टिंग चीज है ही नहीं, मेरी सारी आदतें जो है ना वो भेड़ों वाली है। तब वो शेर उसको फिर आईना लाके दिखाता है कि बेटा तू शेर है, तू भेड़ नहीं है ना। इससे बड़ी बात क्या होती है, इससे बड़ा हमारा नसीब क्या है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और हमने अपनी जिंदगी का क्या हाल कर दिया। मैं जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आपके लिए बता रहा हूं कि ये जिंदगी जो है ना उसमें अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए। जब तक आपने खुद एतमादी हासिल नहीं की, अपने स्किल नया हायर नहीं किया,
आज का दौर जो है आने वाला, आपके पास स्किल है, आप दुनिया में टिकोगे मार्केट में, नहीं तो ये मार्केट में इतना जबरदस्त कंपटीशन है। आपको पता है इंजीनियर्स क्यों बेकार घूम रहे हैं? ज्यादातर सिविल इंजीनियरिंग में बेकार ही है। सिंपल रीजन है, इकोनॉमी का रूल है, प्रोडक्शन हाई हो गया, सप्लाई जो है वो हाई है, डिमांड सेम है। इतनी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज खुल गई है, इतने ज्यादा स्टूडेंट तैयार हो रहे हैं कि मार्केट में रॉबर्ट का एक पूरा ढेर लगने वाला है। मैं एल्यूमिनियम रॉबर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं वो 3 इडियट्स में चतुर है ना, उस तरह के रॉबर्ट्स की बात कर रहा हूं, जो रट्टा मार के तैयार हुए, 95% मार्क्स लाए हैं और हर लाइन में आगे हैं। अगर उनसे कंपटीशन करना है तो मेरे भाइयों स्किल को से अपना लो। अगर आप स्किल है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप एक कंपनी के मालिक है, आपको एक बंदा चाहिए जो अकाउंटेंट का काम करे। आपके पास एक कैंडिडेट है जिसके पास गोल्ड मेडल है, एमए में 80% मार्क्स है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस 0 है, उसको स्किल कुछ नहीं आता। आपके पास दूसरा बंदा है जो 50% मार्क्स वाला है, लेकिन वो जीएसटी भी जानता है, वो डायरेक्ट टैक्स भी जानता है, वो जीआरएम भी जानता है, वो स्टोरेज इन कैसे करना, आउट करना वो भी जानता है, वो लेटेस्ट एसएपी का जो फिको वर्जन है वो भी जानता है। सीधी सी बात है, आप बोलोगे ये मेरे लिए ज्यादा सही है, मार्क्स कम है लेकिन स्किल में ये एक्सपर्ट है और मुझे स्किल वाला बंदा चाहिए। तो जिंदगी में गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस करो, बहुत अच्छा मौका है, अच्छे से अच्छा मौका है। जितने लोगों को इंटरेस्ट है प्लीज गवर्नमेंट की तरफ जाइए, लेकिन साथ में ये भी नसीहत देता हूं कि आने वाला जमाना जो है ना वो कॉर्पोरेट सेक्टर का है, आने वाला जमाना जो है ना वो स्टार्टअप बिजनेस का है। तो हर दौर में जिसने भी विजन से सोचा, जिसने 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है वो सोचा ना, वो बंदा आगे जाएगा। बाकी फिर वही आउटडेटेड होके हम पीछे रह जाएंगे अगर खुद को हमने डेवलप नहीं किया तो। स्किल की तरफ फोकस कीजिए। आखिर में इतना ही कहूंगा कि जितना भी मेरे रिलेटेड आपको कुछ काम लगता है, आप में से बहुत सारे लोग हैं मुझे फॉलोअप कर रहे हैं, काफी सारे लोगों से बातें भी होती है, काफी लोगों से डिस्कस भी होती है। गुजरात टुडे में हर संडे मेरा हाफ पेज का आर्टिकल आता है जो सारा सिर्फ स्टूडेंट के लिए मैं लिखता हूं, प्लीज उसको पढ़िए। यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इस तरह के टॉपिक में इंटरेस्ट है तो, लेकिन खुद को डेवलप कीजिए। ये वक्त वो है जो मैंने आपको राजा वाली स्टोरी बनाई है, 5 साल में अगर आपने अपना महल बांध दिया तो आने वाली जिंदगी सुकून, चैन और अमन की है। अगर अभी हमने नहीं बांधा अपना महल तो फिर वही अंधेरे, वही सांप बिच्छू, वही बिजली, वही आकाश से बादल गिरना, जानवर फायर और मार खाना जो है ना, फाड़ खाना, वही सारा हमारे मुस्तकबिल होने वाला है। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद।